हेलो, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। दिस इज़ मोहम्मद आलिम और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए एकेडमिक टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसकी मीनिंग के साथ। चलिए वर्ड बाय वर्ड समझते हैं कि इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है। देखिए एनालिसिस, ठीक है। अब ये एनालिसिस होता क्या है? एनालिसिस का सिंपल सा मीनिंग होता है परखना। किसी भी चीज़ को हम जब एनालाइज करते हैं, उसे समझते हैं, परखते हैं और जब फाइनली उसकी डिटेल निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है डिटेल्स किस चीज़ की निकालना है। तो देखिए डिटेल जो निकालना है यानी कि जो एनालाइज करना है हमें किसका करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब सबसे पहली बात आती है कि आपको समझना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है होते क्या हैं। ठीक है, तो अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिकली मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट्स या फिर ऐसे रिकॉर्ड्स जो कंपनी बनाती है एट द एंड यानी कि जब उसका ईयर एंड होता है, यानी कि 31 मार्च के आसपास। देखिए अब यहाँ पे 31 के बाद मोस्टली बनाती है, बट इसकी टाइमिंग जो है कंपनी अलग अलग हिसाब से डिसाइड कर सकती है। जैसे कि क्वार्टरली बेसिस पे भी कुछ कंपनीज बनाती हैं, कुछ कंपनीज हाफ ईयरली बेसिस पे भी बनाती हैं, कुछ कंपनीज हर क्वार्टर पे बनाती हैं और कुछ कंपनीज ईयरली बनाती हैं। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाती हैं। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ये किसके लिए और क्यों बनाए जाते हैं ये मैटर करता है। देखिए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ये बनाए जाते हैं एंड यूज़र्स के लिए। एंड यूज़र्स कौन होते हैं? एंड यूज़र्स का मतलब होता है जो इन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके आगे के डिसीजंस ले पाएँ। जैसे कि कंपनी के होते हैं क्रेडिटर्स यानी कि जिनको कंपनी अगर किसी से पैसा लेना चाहती है, ठीक है ना, तो वो कंपनी को पैसा देने से पहले ऑब्वियसली कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे ना कि कंपनी कितने प्रॉफिट में चल रही है, कितने लॉस में चल रही है, या कंपनी के ऊपर ऑलरेडी कितना कर्जा है। उस हिसाब से कोई भी क्रेडिटर जो होगा वो कंपनी को पैसा देगा। दूसरे नंबर पे आते हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स। जैसे कि आप और हम, जैसे कंपनी को अगर मान लो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हुआ तो आप बताओ कैसे इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली उसके फंडामेंटल्स तो देखोगे ना। तो उसके फंडामेंटल्स देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके एनालाइज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तब जाके एक इंसान अपना पैसा कंपनी में लगाएगा। ठीक है, और कौन हो सकते हैं? और कंपनी के प्रोमोटर्स हो सकते हैं। प्रोमोटर्स बोले तो प्रोमोटर्स बोला मतलब कंपनी के जो ओनर्स होते हैं। ओनर्स का अब क्या यूज़ आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? देखिए ओनर्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर मान लो उसको कंपनी एक्सपैंड करनी है या फिर कंपेयर करना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारी कंपनी ने कितना काम किया है या फिर कितनी ग्रोथ हुई है, तभी तो उनको आइडिया लगेगा कि अब नेक्स्ट ईयर और हमें कितना कैसे क्या काम करना है, तभी हम उसको वो कंपनी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी का अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज़ करते हैं, तो उन सब के लिए जो हम एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली बनाए जाते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? देखिए जनरली अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बैलेंस शीट, जिसे हम अलग लैंग्वेज में आजकल हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इसको पी एंड एल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली कंपनी के अंदर कितना पूरे साल भर में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है वो चीज़ बताई जाती है। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मतलब होता है जो भी इक्विटी शेयर होल्डिंग है, यानी कि जिन लोगों ने कंपनी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स इन्वेस्ट करा हुआ है, अब उनमें क्या चेंज आ रहा है पूरे साल में। देखो पूरे साल में क्या होता है, कुछ लोग शेयर्स बेचते हैं, कुछ लोग शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, तो अब उस शेयर्स में कुछ ना कुछ तो पूरे साल में चेंज आएंगे। तो अब उस शेयर्स में कितने चेंज आए, कितने कंपनी के पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, कितने मार्केट में शेयर्स सर्कुलेट कर रहे हैं, कितने लोगों ने लिए हुए मतलब देखिए शेयर्स जो है ना, सिर्फ आप हम जैसे जनरल पब्लिक नहीं लेते। शेयर्स कुछ प्रोमोटर्स के पास भी होते हैं। प्रोमोटर्स यानी कि कंपनी के ओनर्स, कुछ क्यू आई बीज यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो बहुत बड़े बायर्स होते हैं
आप अपन डिटेल में आगे समझेंगे क्या होते हैं। कुछ होते हैं जैसे एफआईआईज के पास कितने शेयर्स हैं, और कुछ आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं इनके पास कितना कितना परसेंट का चेंज हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में मिल जाएंगी। और फाइनली आता है आपका नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या होता है, ये एक तरीके का वर्किंग नोट्स होते हैं। देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ वर्किंग नोट्स होते हैं, ये रफ वर्क इसे मत समझना। वर्किंग नोट्स का मतलब, फॉर एग्जांपल आपने बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। अब बैलेंस शीट में मान लो इधर साइड एसेट्स आ गए, इधर साइड लायबिलिटी आ गए। आपने असेट साइड में मान लो लिखा कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर लिखा, ठीक है। फर्नीचर लिखा आपने 1 लाख रुपए, ये साल के एंड में आप बैलेंस शीट बना रहे हो। अब ये जो 1 लाख रुपए फर्नीचर हुआ, अब ये चांसेस है ना कि फर्नीचर हमने पूरे साल भर में, कुछ हो सकता है जो हमारा पुराना फर्नीचर हो वो बेच दिया हो, तो उसकी वैल्यू मान लो माइनस हुई हो, ठीक है। और ये भी तो हो सकता है कुछ फर्नीचर नया खरीदा हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमें प्लस हो सकती है। तो ये जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना माइनस और प्लस का, ये हम कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर तो आपकी ये फाइनल वैल्यू 1 लाख दिखाएगी, बट ये जो एडजस्टमेंट है ये कहाँ पे आएंगे, ये आते हैं हमारे नोट्स टू अकाउंट्स में, या फिर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली हम ये तरीके के 5 तरीके के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन आपको सिर्फ इसके अंदर 3 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फोकस करना है जो मेन है सबसे। वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इसके ऊपर हम मेजरली फोकस करेंगे। ये दोनों अभी उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हम कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज़ क्या होगा, वो एक बार हम जल्दी शॉर्ट, वैसे तो हमने पढ़ लिया कि एंड यूज़र्स के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें कई डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। अब इसके सबसे पहले लिखा हो इवेलुएट्स फाइनेंशियल हेल्थ। ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी की हेल्थ जाननी होगी, कौन सी कंपनी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है इस टाइम पे, कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है। जो भी हमने देखा कि जो इनकम स्टेटमेंट यानी कि P&L अकाउंट बनाया जाता है, वो ऑब्वियसली इसीलिए तो बनाया जाता है ताकि हम फाइनेंशियल हेल्थ देख पाएँ किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी की, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्म्स डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो किसी कंपनी से रिलेटेड हमें कोई डिसीजन लेना हो, कि फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, एज अ आप इन्वेस्टर सोचिए, तो हम कहाँ से देखेंगे, ऑब्वियसली कंपनी की बैलेंस शीट को हम रीड आउट करेंगे या कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, तभी तो हम एक डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाइज रिस्क एंड रेड फ्लैग्स। अब मान लो कोई कंपनी है वो पूरी तरीके से सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जो कंपनी आगे कितना अपना बिजनेस कैरी ऑन कर पाएगी, और इनसॉल्वेंट का मतलब होता है कि क्या कंपनी आगे दिवालिया घोषित होने वाली है कि नहीं। तो जो भी उस कंपनी से रिलेटेड रिस्क हैं या रेड फ्लैग्स हैं, अगर वो हमें जानना है तो उसके लिए भी हमें क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। कंबाइंस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंसाइट्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमें क्या हेल्प करता है कि अगर हमें कोई क्वांटिटेटिव डिसीजंस लेना हो। क्वांटिटेटिव डिसीजंस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो हम रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं। रेशियोज कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे कंपनी के एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा प्रॉफिट हुआ, जैसे मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये हमें कंपनी ने जब 10 लाख की सेल करी, जब कंपनी ने 10 लाख की सेल करी तो कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख का। तो अगर हमें यहाँ पे निकालना हो कि कंपनी कितने सेल करने पे कितना पूरा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो उसके लिए हमें रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वांटिटेटिव मेथड फॉलो हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें क्वालिटेटिव डिसीजन लेना हो, जैसे कि अगर मान लो हमें गवर्नेंस देखना हो, गवर्नेंस से रिलेटेड देखना हो, गवर्नेंस से रिलेटेड एक हम बता देता हूँ शॉर्ट एग्जाम्पल। CSR आप सब ने सुना होगा। CSR का मतलब क्या होता है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बेसिकली होता है कि जो लॉ है हमारा गवर्नमेंट है, वो बोलती है कि आपको जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसका कम से कम 2% तो आपको सोशल वर्क में लगाना पड़ेगा।
अब ये जो 2% निकाला हमने, ये हम यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे, सोशल वर्क के अंदर। तो अब ये 2% निकालने के लिए ऑब्वियसली जब हम क्वांटिटेटिव तरीका अप्लाई करेंगे, यानी कि क्वांट्स के थ्रू हम जब वैल्यूज़ निकालेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस, तभी तो हम ये सोशल वर्क यानी कि क्वालिटेटिव बजट फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम तभी देखे पाएंगे जब हम CSR अगर हमें फॉलो करना होगा, यानी कि जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फॉलो करना होगा, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड आउट करने पड़ेंगे। एंड द लास्ट वन सपोर्ट्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि जो प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, अब वो प्रोमोटर्स को देखना है कि आगे यार हमारा बिजनेस को हमें एक्सपैंड करना है या फिर मान लो किसी और के साथ मर्ज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेंगे, प्रोमोटर्स जो होते हैं वो अलग अलग स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, परखेंगे, एनालाइज करेंगे, तब जाके बनाएंगे ना। ठीक है, तो ये सारी रीजंस हैं कुछ जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, इसको एनालाइज करने के बेसिकली कुछ टूल्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ एनालिसिस। क्या क्या टूल्स होते हैं, देखिए वैसे तो मेजरली बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन जो मेजरली टूल्स हम देखेंगे वो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। दूसरा होता है रेशियो एनालिसिस। और तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये 3 मेजर टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको डिटेल में समझेंगे क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कंपैरेटिव को। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, किसी भी दो चीज़ को कंपेयर करना। ठीक है, अब किन दो चीज़ों को कंपेयर करना, यानी कि मान लो जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ये कंपेयर करना, यार पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमने कितना ग्रोथ करी या कितना लॉस में गए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या करेगी, अपनी ही 2 साल की बैलेंस शीट उठाएगी और फिर उसको आपस में कंपेयर करेगी कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमने कितना ग्रोथ किया। ठीक है, और उसे को ही हम बोलते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस सिंपल वर्ड्स में। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि बैलेंस शीट का। ठीक है, और सेम वे में अगर वो इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस उठाती है और ये देखती है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमने कितना ज़्यादा या कितना कम प्रॉफिट जनरेट किया, तो वो चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है, इनकम स्टेटमेंट से पता चलती है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक तरीके का हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन होता है। हॉरिजॉन्टल बोले तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक तरीके से जब आप ईयर पर ईयर यानी कि एक साइड आप लेंगे, जैसे कि मान लो प्रीवियस ईयर लिया 2024 और साइड में उसके ले लेंगे 2025। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखेंगे इन दोनों की वैल्यूज, उसे ही हम बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन। इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड स्टडी द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए कि साफ साफ लिखा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है तो चलिए पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनती है। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो आप बैलेंस शीट देखोगे ना ये वाली, तो ये वाली देखो आप ओल्ड फॉर्मेट में दी हुई है। ओल्ड फॉर्मेट का मतलब, ओल्ड फॉर्मेट का मतलब फॉर्मेट जो आपका कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बनता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। असेट्स आपको एक साइड दिए हुए हैं और एक साइड आपको लाइबिलिटीज दी हुई हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर आप अब जाके स्क्रीनर पे चेक करेंगे
तो अब आपको जो कंपनी ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिलेगा ना, ये आपको मिलेगा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ये बेसिकली आपको वर्टिकल फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। वर्टिकल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वर्टिकल फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपको अब एक के नीचे एक मिलेगा, मतलब आपको ऊपर इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, और उस यहाँ पे सारे आपकी इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ आएंगी फर्स्ट नंबर पे, और उसी के नीचे से ही असेट स्टार्ट होगा। देखिए आप दोनों में डिफरेंस समझिए ध्यान से, क्या मतलब होता है। इसमें एक साइड एसेट है राइट हैंड साइड, और एक साइड लाइबिलिटी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और इधर पे देखिए जो आपका कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बन रही है नई वाली, इसमें क्या है, ऊपर आपके इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज लिखे हुए हैं और उसी के नीचे से आपके असेट स्टार्ट हो गए। इसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्टाइल, वर्टिकल स्टाइल बोला जाता है। तो अब सारी कंपनीज मेजरली देखा जाए तो इस तरीके वाली बैलेंस शीट फॉलो करने लगी हैं, ठीक है। मैं अभी आपको चल के लाइव दिखा दूंगा कैसे दिखती है बैलेंस शीट्स कंपनी की, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से आए तो आपको यही वाली बैलेंस शीट बना के आना है, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो आप ये वाली बना के आना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आ गया इरेजर, हाँ ठीक है, इसे हम रब कर देते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसी एक लाइन खींचोगे, इसमें बेसिकली 5 कॉलम्स बनते हैं, ये 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 एंड एक यहाँ पे हम बना लेते हैं और यहाँ पे साइड। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका प्रीवियस ईयर, यहाँ पे आता है आपका करंट ईयर, यहाँ पे आता है आपका एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, और यहाँ पे आता है आपका परसेंटेज चेंज, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मेट, ये वाली लाइन नहीं होती, बस यहीं तक का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है सारे के सारे बैलेंस शीट के आइटम जो उसके अंदर लिखे हुए हैं इधर पे पूरे में, और यहाँ पे आप क्या करोगे, एक एक करके अमाउंट लिखोगे और फिर यहाँ पे हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला आपको क्या करना है, जितने भी ये लाइबिलिटीज़ वाले आइटम्स हैं आप सारे के सारे एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो। क्या क्या है लाइबिलिटी के आइटम, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले ऊपर लाइबिलिटीज़ आती हैं और नीचे आपको क्या आती है, असेट्स आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। देखिए इधर इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर डिबेंचर्स लिख दो यहाँ पे। सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, then reserve and surplus, then debentures, then reserves and surplus, then debentures। इन तीनों का अमाउंट देख लेते हैं कितना कितना दिया है। देखिए 2 साल आपको गिवन है, 2011 और 2012, हालांकि अभी तो 2025 चल रहा है। तो आप बताइए लॉजिकल बात है, किसे आप प्रीवियस ईयर मानोगे, किसे आप करंट ईयर मानोगे। जो आपको पुराना साल दिखे यानी कि 2011 इस केस में, इसको आप मान लेना ये प्रीवियस ईयर है, और 2012 इस केस में ये बड़ा साल है तो इसको आप मान लोगे ये करंट ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए 2011 ये होगा और 2012 ये होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। अब ये लिख दिया। अब इसके अमाउंट देख लेते हैं हम कितने कितने, 400 600, यहाँ पे लिख दिए आप 400 600, यहाँ पे लिख देते हैं 400 600। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट 312 354, तो यहाँ लिख देते 312 354। इधर पे कितना लिखा है 50 एंड 100, तो इधर पे हम लिख देते हैं डिबेंचर्स के आगे 50 एंड देन 100। नेक्स्ट उसके बाद के आइटम्स देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स, अकाउंट पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग
टर्म लोन्स, ट्रेड पेबल्स, एंड देन अदर करेंट लाइबिलिटीज़। इनके अमाउंट देख लेते हैं। 150, 255, यहाँ पे आएगा 150, 255, इसका कितना है 255, 117, 255, 117, नेक्स्ट 7 और 10, इसका है 7 और इसका है 10, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ तक तो अभी सिर्फ हमने क्वेश्चन लिखा और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ये वाला कॉलम सॉल्व करना है, ये एब्सोल्यूट चेंज। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज और कुछ नहीं बल्कि ध्यान रखना करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे देखिए करंट ईयर ये है और प्रीवियस ईयर ये। लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, प्रीवियस माइनस करंट का, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देख लो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, करंट माइनस प्रीवियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं करंट माइनस प्रीवियस। 600 माइनस 400 आएगा आपका 200। 354 माइनस 312 कितना आएगा आपका, आएगा 42। 100 माइनस 50, 50। 255 माइनस 150, 105। यहाँ पे कितना आएगा, चलिए इसके लिए जल्दी से 1 मिनट में कैलकुलेटर निकाल लूँ फिर करते हैं, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा अपना। हाँ निकाल लिया, चलिए निकालते हैं कितना। अच्छा एक बात और, यहाँ पे आप देखिएगा ये उल्टा है, यानी कि यहाँ पे आप देखो करंट ईयर का अमाउंट शॉर्ट है और प्रीवियस ईयर का अमाउंट बड़ा है। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा उल्टा मत कर देना कि प्रीवियस ईयर बड़ा है तो बड़े में से हम छोटा माइनस कर दे, नहीं, आपको छोटे में से ही बड़ा माइनस करना है और आंसर जो आएगा उसको नेगेटिव में लिखना है, नेगेटिव यानी कि ब्रैकेट्स में। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 117 माइनस 255 इक्वल टू माइनस में 138 आ रहा है, ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 10 माइनस 7, 3 आया। यहाँ तक सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। चलिए एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हमें करना है परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, एक ध्यान पे ध्यान दीजिएगा आप। देखिए अगर आपको किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर एब्सोल्यूट चेंज लेना है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में उसी साल उसी आइटम का आपको प्रीवियस ईयर का अमाउंट देख लो, प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है 400, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसी का आपको प्रीवियस ईयर अमाउंट देखना है और जस्ट ये परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका परसेंटेज चेंज निकल आएगा। चलिए एक हम ये वाला निकाल के देखते हैं, ये वाला अमाउंट कितना आया, ये वाला निकाल के देखते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आप इस वाले आइटम का देखो एब्सोल्यूट चेंज कितना है 200, यहाँ पे लिखिए 200 अपॉन इसी का ही प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है 400, यहाँ पे लिखो 400 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज भी चाहिए। तो अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 50%। समझ में आ गया होगा, इजी है। एक और सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, जैसे ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आपको परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालोगे, आपको यहाँ सबसे पहले लेना है, इधर पे सॉल्व करते हैं चलिए। 42 अपॉन इसका आपको प्रीवियस ईयर का देखिए अमाउंट कितना है 312, तो अपॉन में आ गया 312 और मल्टीप्लाई कर देना है किससे 100 से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना आएगा 42 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 312 कितना आया 13.46, 13.46। ऐसे ही आपको ये वाला कर लेना है। एक और कर लेते हैं हम, इसका ये वाला करते हैं चलिए सॉल्व। तो ये कैसे आएगा आपका 50 अपॉन ये वाला 50, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में ये है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 50 से 50 कट, आंसर कितना आ रहा है 100%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट। ऐसे ही आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये वाला आपका लाइबिलिटी साइड, याद रखना पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्या हमारा सिर्फ कैलकुलेट हुआ है, लाइबिलिटी वाला पार्ट पूरा हुआ है। अब इसी के बाद जब आपका ये हो जाए पूरा का पूरा,
यहाँ तक, तो आपको ऐसे एक टोटल वाली लाइन खींचना है। यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर और इसका करंट ईयर की टोटल कैलकुलेट कर दोगे, यानी कि यहाँ से लेके ये और ये, इन सब को आप टोटल यहाँ पे लिखोगे, इन सब को टोटल यहाँ पे लिखोगे, ये लाइबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और फिर इसी के नीचे से आपको सेम लाइन को एक्सटेंड करना है, ऐसे पूरी लाइन को एक्सटेंड करना है। यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपको क्या रखना है, ये जो असेट वाला पार्ट है, ये असेट वाला पार्ट सेम आपको इसको लिखना है। फिर इसके सारे बैलेंसेस लिखने हैं 11-12 के। फिर आपको इसी के आगे एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, और फिर उसी के आगे आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। आई होप आपको बन जाएगा ये इजीली, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई होप कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट पे, ठीक है। लेकिन अब की बार यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है ये बैलेंस शीट पे नहीं दिया हुआ, बल्कि ये हमारा इनकम स्टेटमेंट पे दिया हुआ है। याद है मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का फॉर्म पहले ही समझा दिया था कैसे क्या रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको इनकम स्टेटमेंट पे बनाना है, ठीक है। ये तो और भी ज़्यादा इजी है। फॉर्मेट जो रहेगा इसका वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जो हमने पिछली बार देखा कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, वही सेम फॉर्मेट आपका इसके अंदर भी फॉलो होगा, ठीक है। चलिए इसका भी फॉर्मेट हम बना लेते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ये इसमें भी 5 कॉलम्स ही बनेंगे हमारे, 1 2 3 4 एंड देन 5। ये बन गया आपका फॉर्मेट। यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर, यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर, यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज, और यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। अब एक एक करके हम सारे आइटम्स लिखते हैं, लेकिन 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 आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, ये जो है ना, यहाँ पे इसके आगे नंबरिंग्स नहीं दी है, कौन सी नंबरिंग में क्या चीज़ आती है। और जो मैंने आपको बताया था कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो उसमें आपको नंबरिंग्स याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने फॉर्मेट सिखाया था उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है। तो आपको मालूम होगा, याद होगा फॉर्मेट, तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर लो। सबसे पहला आता है हमारा नंबर 1 पे रोमन नंबर्स में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये सबसे पहले आता है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बैलेंस कितना है देख लीजिए। ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया, पिछला साल, और ये आपका हो गया करंट ईयर, ठीक है। 10 लाख और 15 लाख, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 लैक्स, ठीक है, एंड देन इधर 15 लैक्स। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर पे आपका आता है अदर इनकम्स। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको अदर इनकम कहीं दिख रही है क्या, देखिए अदर इनकम कहीं दिख रही है, हाँ बिल्कुल दिख रही है, ये है। कितना कितना दिया हुआ है, 2 लाख और 1,80,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 लाख, और यहाँ पे लिख देते हैं 1,80,000, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर का आता है वो क्या रहता है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे रहता है, देखिए टोटल रेवेन्यू और कुछ नहीं, जो आपने ऊपर 2 बैलेंसेस लिखे हैं ना, उन सब का एडिशन ही रहता है। यानी कि 10 + 2 12 लाख यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 15 + 1 80 16,80,000। आई होप ये क्लियर होगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4। नंबर 4 के अंदर आप आते हैं एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में कहीं आपको एक्सपेंसेस दिख रहे हैं क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। एक एक्सपेंस ये है और एक एक्सपेंस ये है। अब बात आती है क्या दोनों एक्सपेंस हम लिखेंगे, नहीं, हम यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स हम सेपरेटली लिखते हैं। इनकम टैक्स के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ यहाँ पे हम वो लिखेंगे। तो देखिए कितना है एक्सपेंस, 6 लाख और 10,50,000, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। एक्सपेंसेस दिए हुए कितने, 6 लाख, और इधर पे दिया हुआ है 10,50,000,
हज़ार, इतना ही है। एक बार और रीचेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, 6 लाख और 10,50,000 लिख दिया हमने, ठीक है। अब जो हमारा नंबर आपका फिफ्थ निकलेगा वो निकलेगा हमारा क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे हम पीबीटी भी बोलते हैं इन शॉर्ट। अब ये कैसे निकलता है, पीबीटी जो निकलता है हमारा वो निकलता है नंबर 3 माइनस नंबर 4, यानी कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है ये माइनस आपका टोटल एक्सपेंसेस। तो निकाल लेते हैं इसे, कैसे आएगा देखिए। टोटल रेवेन्यू कितना था, 12 लाख माइनस 6 लाख, आंसर कितना आया, 6 लाख। 16,80,000 माइनस 10,50,000 कर लेते हैं। 16,80,000 माइनस 10,50,000, आंसर आया 6,30,000। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 6,30,000। इतना क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे जो हमारा टैक्स बाकी था ना, तो 6 नंबर पे हम लेंगे अपना टैक्सेशन और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे टैक्स। टैक्स कितना है देख लेते हैं। टैक्स है आपका देखिए दोनों में 50-50%। अब बात आती है 50% तो ठीक है, लेकिन किसका 50%? देखिए ये लॉजिकल बात है, इनकम टैक्स है तो ऑब्वियसली हमारी इनकम पे लगेगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी इनकम क्या है, यही तो हमारी इनकम है जो अभी हमने निकाला, प्रॉफिट। तो इसका 50%, तो यहाँ पे 6 लाख का 50% कितना आएगा, 3 लाख। और यहाँ पे 630 का 50% कितना आएगा, 3,15,000। तो ये दोनों हम लिखेंगे माइनस में, क्योंकि ये आपका एक्सपेंसेस है तो माइनस होगा। क्लियर है। अब जो 7th नंबर का पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम पैट भी बोलते हैं। निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 6 में से 3 गया बचा 3, 630 में से 3 15 गया बचा 3 15, 3,15,000, ठीक है। ये जो अब हमारा अभी 2 कॉलम सॉल्व हुई, ये तो सिर्फ हमारा क्वेश्चन में से देख के लिखे। अब हमें करना है मेन सॉल्यूशन, यानी कि निकालना है एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। कैसे निकालेंगे अभी बताया था। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, याद रखना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है ना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस। तो करंट ईयर कितना है, 15 लैक्स माइनस 10 लैक्स, यहाँ पे आएगा आपका 5 लैक्स। 180 माइनस 2, ध्यान रखिएगा 180 माइनस 2 है, यानी कि माइनस में आएगा 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं, कितना आएगा, 1680 माइनस 12 लैक्स कितना आएगा, 4,80,000। ऐसा ही आपको ये वाला माइनस लिखना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, एंड देन ये वाला करना है। अब इसका अगर हमें परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट बताया था। आप इस साल का एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट लो, कितना इस साल का एब्सोल्यूट चेंज का, 5 लैक्स, अपॉन में उसका जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, कितना है प्रीवियस ईयर का अमाउंट, 10 लैक्स, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे सॉल्व करेंगे हमारा कितना आएगा, 50%। ईजी है। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस में 20,000 है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 20,000 अपॉन इसका प्रीवियस ईयर का अमाउंट देखो क्या है, 2 लैक्स, यहाँ लिखेंगे अपॉन में 2 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 10%। देखिए इसका 10% तो आया, बट जैसे कि हमें मालूम है ये माइनस में आया, तो यहाँ पे हम माइनस में लिखेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब ऐसे ही करके आपको ये सारे के सारे परसेंटेजेस कैलकुलेट करने हैं और फिर जाके आपका फाइनल क्वेश्चन ख़त्म होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक क्या होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करिए और दोबारा देखो, ताकि आगे का हम और अच्छी तरीके से समझ सके। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।